नमस्ते साथी, रेबेल कैपिटल्स। आशा है कि आप ठीक हैं। तो एनवीडिया की रिपोर्ट अंबाइगयन सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और यह समग्र शेयर बाजार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम थोड़ी देर में विवरण में जाने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आवास मांग तेजी से गिर रही है, भले ही ब्याज दरें कम हो रही हैं। और फिर अंत में हम ये बात करेंगे कि कैसे अचानक सीएनबीसी जिज इन योर पैंट्स टाइप के बुल से बदलकर हम उस संक्षिप्त नाम या संक्षेपण इस्तेमाल कर रहे थे जेआईएमपी। बिल्कुल सही, जेआईएमपी पैंट में जिस। अलविदा 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 अलविदा, बस कुछ भी। बुरी खबर अच्छी खबर है, अच्छी खबर अच्छी खबर है। और अब अचानक ये हो गया है, ओह ये शायद एक मंदी का संकेत है, हमें देखना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि क्योंकि उनके कथित विशेषज्ञ मंदी की ओर मुड़ गए हैं, या यह अधिक राजनीतिक मामला है? हम थोड़ी देर में उस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चलो चलते हैं एनवीडिया की कमाई के बारे में। और ये बस कुछ मिनट पहले आया है, तो मैंने भी लगभग पहली बार देख रहा हूं। चलो इस पे क्लिक करते हैं। ताजा खबर, एनवीडिया की बिक्री एआई की मांग पर इतनी 8% बढ़ी। कंपनी ने मजबूत मार्गदर्शन दिया। मेरे लिए तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन बेशक ये सब बाजार की अपेक्षाओं के बारे में है। इनमें से कई स्टॉक्स, ये मैजिक 7 स्टॉक्स परफेक्शन के लिए मूल्यांकित हैं। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने बिक्री 78% बढ़ाई। अगर बाजार 80% की उम्मीद कर रहा था तो वास्तव में ये एक कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अच्छी खबर के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि ये मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। मैक्रो चीजें और स्वतंत्रता और आजादी की बातें और मौद्रिक प्रणाली, यही वो चीजें हैं जिन पर मैं गहराई में जाना पसंद करता हूं। जहां तक इन कंपनियों के वास्तविक बैलेंस शीट और जो स्टॉक की कीमत को प्रभावित करता है, मैं इसे लीन ओल्डन, क्रिस मैकिन्टॉश और रेबेल कैपिटल के अन्य प्रोफेशनल्स जैसे लोगों पर छोड़ देता हूं। वहां थोड़ा सा प्रचार करो। लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार इसे इस तरह से देख रहा है, जितना होना चाहिए था, जितना उन्होंने उम्मीद की थी उतना अच्छा नहीं। और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये आफ्टर मार्केट में गिर रहा है इन आवर। तो चलो यहां पढ़ते रहें। एनवीडिया ने बुधवार को घंटी बजने के बाद चौथी तिमाही के आय की रिपोर्ट दी, जो वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं को पार कर गई और कंपनी ने मजबूत मार्गदर्शन प्रदान किया। शेयर विस्तारित ट्रेडिंग में स्थिर रहे। अब ये गिर गए हैं। यहां कंपनी ने कैसे प्रदर्शन किया? और फिर आप देखिए, यही समस्या है जब आप इन चीजों को इतनी ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं, क्योंकि ये सिर्फ परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि परफेक्शन से भी आगे की कीमत पर हैं। ये तो परफेक्शन को भी पार करने के लिए कीमत पर हैं, या पहले से निर्धारित ऊंची अपेक्षाओं को पार करने के लिए। सो वास्तव में शेयर की कीमत को बढ़ते रहने के लिए बाजार को पूरी तरह से प्रभावित करना होगा। और अगर आप बस अपेक्षाओं को पार करें, एक ऐसे राशि से जो शेयर की कीमत से मेल नहीं खाती, आप उस एयर पॉकेट में जा सकते हैं और संभवतः गिर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना होगा कि शेयर की कीमत कल कैसे प्रतिक्रिया देती है। लेकिन चलिए इस लेख पर वापस चलते हैं। तो विशिष्ट राजस्व 33 बिलियन है, जबकि अनुमान 38 बिलियन था। तो वहां अच्छा है, लेकिन शायद पर्याप्त अच्छा नहीं। प्रति शेयर आय 89 सेंट थी, जबकि 84 सेंट की उम्मीद थी। एनवीडिया पुई ने कहा कि वो, चलिए देखते हैं, पहले तिमाही में राजस्व लगभग 43 बिलियन है, प्लस या -2%, जबकि 41.78। तिमाही के दौरान शुद्ध आय 22.9 बिलियन तक बढ़ गई। राजस्व लगातार बढ़ता रहा। एनवीडिया का राजस्व, ठीक है, हमें यह मिल गया। हालांकि एनवीडिया की वृद्धि धीमी हो रही है क्योंकि कंपनी बड़ी होती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के दौरान एनवीडिया की बिक्री 3 गुना से अधिक हो गई। और विश्वास करें या नहीं, फिर से यह वृद्धि धीमी हो रही है।
ये बस ऐसा है, आप जानते हैं ये चीजें इस तरह की विकास यात्रा पर हैं और उनकी कीमतें हैं इस विकास यात्रा को इस तरह पैराबोलिक सीधे ऊपर बढ़ाने के लिए। तो भले ही वे यहां से यहां जाएं, मेरा मतलब है यह अभी भी शानदार है, लेकिन इसका मतलब है कि शेयर की कीमत गिरती है। और फिर से यही वजह है कि मैं इस पर जोर देता हूं, बार बार और बार बार इन वीडियो और व्हाइट बोर्ड वीडियो पर जोर देना। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कीमत क्या करने वाली है, क्योंकि दिन के अंत में यह जानना लगभग असंभव है। आप केवल यह जान सकते हैं कि शेयर की कीमत महंगी है या जो शेयर की कीमत सस्ती है, यही एकमात्र जानने योग्य बात है। तो आपको इस सवाल से शुरुआत करनी होगी, बजाय इसके कि आप यह सवाल पूछें कि क्या कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। लेख पर वापस आते हैं। बिक्री कंपनी के डेटा सेंटर व्यवसाय में है, जो अब कंपनी की कुल बिक्री का 99% है। इसे मैं कहता हूं सभी अंडे एक ही टोकरी में, और हमें देखना होगा कि क्या डीप सीक इसका प्रभाव डालता है या बस उस प्रकार के मॉडल पर, क्योंकि यह शायद ऐसा ना हो। यह शायद वह तिनका नहीं है जो ऊंट की पीठ तोड़ता है, लेकिन आपके पास एक अमेरिकी कंपनी हो सकती है, उदाहरण के लिए, जो देखती है कि उन्होंने क्या किया और कहती है यह दिलचस्प है, और फिर वे इसे बेहतर बनाते हैं और फिर एक और कंपनी उस पर सुधार करती है। आपके पास इस तरह की श्रृंखला प्रतिक्रिया होती रहती है, जिससे यह एनवीडिया के परिणामों में एक खरोंच डाल देती है। और यह वहां बहुत नाजुक है, क्योंकि हम जिस बारे में बात कर रहे थे, एनवीडिया का गेमिंग व्यवसाय, जिसमें ग्राफिक्स 3D गेम शामिल हैं, ने रिपोर्ट किया। ठीक है, तो यह लगभग अप्रासंगिक है, लगभग एक गोलाई की गलती। यह सब इस बारे में है डेटा सेंटर व्यवसाय, ये तो निश्चित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे ताजा करते हैं। ठीक है, तो अब यह उतना नीचे नहीं है। हमें देखना होगा कि यह कल कहां खुलता है, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि यदि नहीं रहे, कमाल है। यह बहुत शानदार नहीं है, लेकिन यह काफी अच्छा है, और इसलिए यह शेयर की कीमत को ज्यादा नहीं हिलाएगा। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एनवीडिया न केवल मैग 7 का, बल्कि निश्चित रूप से S&P 500 का भी एक बहुत बड़ा घटक है। और S&P 500 वह है जो कुल मांग को चलाने में एक बहुत बड़ा घटक है अर्थव्यवस्था में। इसलिए दूसरे शब्दों में कहें, यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा घटक है आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से। अगर हम एनवीडिया को पूरी तरह से गिरते हुए देखते हैं, तो हम मैग 7 को गिरते हुए देखते हैं, हम शेयर बाजार को गिरते हुए देखते हैं, और फिर अंततः यह एक संभावित गिरावट की ओर ले जाता है, कम से कम वास्तविक अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक संकुचन, क्योंकि इससे संपत्ति की कीमतों पर असर पड़ता है, खरीदने की शक्ति पर भी असर पड़ता है एक विशाल डिग्री। और यह ऐसा नहीं होना चाहिए, यह तो स्पष्ट है। यह उत्पादकता पर आधारित होना चाहिए। यह इस पर आधारित होना चाहिए कि निजी क्षेत्र कितने सामान और सेवाएं उत्पन्न कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब हमारे पास बस यही है। वित्तीयकृत अर्थव्यवस्था यह उस चीज का उल्टा है जो इसे होना चाहिए। चलो चलते हैं, देखते हैं प्री मार्केट में क्या हो रहा है। अब मैं मान रहा हूं तो डॉ फ्यूचर्स 265 अंक नीचे हैं। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात यहां बताना चाहता हूं वह यह है कि जब से वॉलमार्ट ने पिछले हफ्ते 2025 के लिए नकारात्मक पूर्वानुमान जारी किए हैं, हमने देखा है बुरी खबर की ओर जाती है। और मुझे लगता है कि यही है जिस पर मैं सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। और आप उम्मीद करेंगे कि अगर आप 3 या 4 दिन गिरते हुए देखते हैं डॉव से S&P में, आपको एक काफी बड़ा पुल बैक, एक डेड कैट बाउंस, शॉर्ट सेलिंग, जो भी आप कारण बताना चाहें, देखने को मिलना चाहिए। लेकिन हम इस बड़े पैमाने पर नहीं देख रहे हैं, तो ये
कल के लिए फ्यूचर्स हैं। लेकिन चलो देखते हैं कि आज बाजार कैसे बंद हुए। डॉव फिर से 128 अंक गिर गया। अब S&P 1 लगभग स्थिर है और नास्डैक भी लगभग स्थिर है। लेकिन चलिए चार्ट नजर डालते। और बस इसे देखो। मेरा मतलब है ये बस नीचे 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 जा रहा है और आपको यहां एक छोटा सा उभार मिलता है। लेकिन यार मुझे लगता है कि भालू भी जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो थोड़ी सी आप जानते हैं चार्ट कुछ इस तरह दिखना चाहिए बजाय इसके कि हुप ऐसा ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। यहां से आप लोग मेरे पॉइंटर को देख सकते हैं और फिर शायद यहां तक और फिर थोड़ा सा चॉप और फिर से नीचे आना जहां आप बस ये मिल रहे हैं कम ऊंचाइयां और कम नीचाइयां। लेकिन अभी आप मुश्किल से एक कम ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। आपको तो वो भी नहीं मिल रहा है। सर आपको तो वो ब्लीप ब्लीप भी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यह बाजार के दुर्घटनाग्रस्त होने या भालू बाजार की शुरुआत है। किसे पता, ये शायद खरीदने का अवसर है, गिरावट पर खरीदें। लेकिन ये सिर्फ ऐसा लगता है कि इस बार ये पिछले सभी डिप पर खरीदने से अलग हो सकता है जो हमने पिछले चलो कहें 6 महीनों में किए हैं। और मेरे लिए ये डॉलर और 10 साल की ट्रेजरी के साथ ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर विचार करना और विश्लेषण करना चाहिए। ये बताएं, जब ये सो कहानी क्या ये बदलता है या नहीं। अब चलो चलते हैं इन और देखते हैं कि क्या हो रहा है आज बॉन्ड के साथ। और ये उस बात की ओर लौटता है जो मैं कह रहा हूं शायद हम जोखिम से दूर हैं। मेरा मतलब है 10 साल की ट्रेजरी। चलो इसका एक चार्ट देखते हैं। हम अभी नीचे हैं, अगर आप लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं तो 4.25 पर। तो अगर आप फेड फंड्स को देखें तो हम फिर से उलट गए हैं और मुझे लगता है कि 3 महीने का भी ऐसा ही है और ये नहीं रुका। मेरा मतलब है ये लगातार नीचे जा रहा है और ये सोचना बस पागलपन है कि बस 13 जनवरी, तो इसे काम 6 सप्ताह पहले कहें हम 4.8 पर थे तो हम 55 बेसिस पॉइंट्स नीचे हैं। बस कुछ हफ्ते और ये ध्यान रहे सीपीआई के 2.4 से बढ़ने के साथ है 3%। इन दो संकेतकों में से एक गलत है। यह शायद या तो वक्र का लंबा अंत है या फिर सीपीआई। मैं आपको निर्णय लेने दूंगा लेकिन मेरे लिए मैं अपनी रकम वक्र के लंबे अंत पर लगाऊंगा। नहीं, वो सीपीआई गिरने और नीचे आने लगा है और मैं समझता हूं कि यह कम आंकता है लेकिन इसे उपभोक्ता मूल्य वृद्धि की दिशा के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम देखना शुरू करते हैं कि अर्थव्यवस्था और भी नरम हो रही है तो समग्र मांग कम होती है, संभावित मंदी यह हमेशा हर बार जरूरी नहीं कि यह अवमूल्य नकारी हो लेकिन यह हमेशा जहां से भी आप शुरू करते हैं वहां से अवमूल्यनकारी होता है। अब मुझे एक भी आश्चर्य नहीं होगा अगर हम 4.5 से सीधे 4.0 पर वापस चले जाएं और फिर आप तरह तरह की आवाजों में इधर उधर होते हैं और फिर यह नीचे जाना जारी रखता है। अगर हम देखते हैं कि डेटा लगातार नरम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी कभी 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 सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता। आइए आज फिर से बिटकॉइन में जो बड़ा उतार चढ़ाव देखा उस पर नजर डालते हैं। फिर 5.3% नीचे, तो आप लगभग 3.5 के आसपास देख रहे हैं। और आज जो वास्तव में अद्भुत था वह यह है कि मुझे लगता है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी वास्तव में थोड़ा ऊपर था। तो मैं आपको यह समझने दूंगा कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे पास बहुत अधिक उतार चढ़ाव है और नीचे की ओर बहुत अधिक उतार चढ़ाव है। जिसे देखो इसके अलावा
मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रवृत्ति है, लेकिन ये दिलचस्प है कि बिटकॉइन डोज या एक्सआरपी से भी ज्यादा नीचे है। लेकिन फिर भी सोलाना जो निश्चित रूप से इसे सहन कर रहा है, बिटकॉइन से भी ज्यादा नीचे है। तो ये मुझे बताता है, यह बस एक और संकेत है। बाजार संभावित रूप से यह समझ रहा है चीजों को अलग तरीके से, और ये बस है, हम इतना जोखिम में हैं, जोखिम में हैं, जोखिम में हैं। उन्माद, हाइस्टेरिया, फार्ट कॉइन, ट्रंप कॉइन, मेलानिया कॉइन, डोज, एलोन मस्क, ये सभी चीजें, और मैं मानूंगा कि उनमें से कई सकारात्मक हैं, लेकिन लोग इस हाइस्टेरिया में चले गए हैं जहां बस कुछ भी खरीदो 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 खरीदो। आप जानते हैं जोखिम में है, हम चांद पर जा रहे हैं, बेबी फोमो और योलो और ये सभी अन्य चीजें। और फिर वे यह समझते हैं कि एक मिनट रुकिए, शायद अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा कर रहा है, और भले ही हम ट्रंप के काम को मंजूर करें, शायद इसके लिए बहुत समय लगेगा। जहां हम वास्तव में देखते हैं कि लाभांश असली अर्थव्यवस्था में भुगतान करते हैं, ये बस अटकलें लगाना है। मैं पहेली के टुकड़ों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। अंत में, दिन के अंत में, यह आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हैं कि यह कैसे होगा और इसका वास्तव में क्या मतलब है। आइए आवाज डेटा पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना है, हमें बुरे पहलुओं और बीच की सभी चीजों पर ध्यान देना होगा, ताकि एक सही विश्लेषण किया जा सके। और आपको मुख्यधारा के मीडिया के साथ हमेशा सकारात्मक तर्क मिलते हैं, हालांकि ये थोड़ा बदल रहा है। आप जानते हैं, क्रिस और मैंने इस बारे में कल बात की थी। लेकिन एक और बांध है, या माफ कीजिए, बांध में एक और दरार है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और यही आवाज बाजार है। वास्तव में कीमतों का गिरना नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मांग कम हो रही है। और जो वास्तव में अजीब है, वह यह है कि हमने देखा है कि बंधक दरें, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, 10 साल की ट्रेजरी यील्ड के साथ काफी कम हो गई हैं, जिसे आप मानेंगे कि मांग को और भी बढ़ाएगी। हम इसके बिल्कुल विपरीत देख रहे हैं। तो चलिए इस लेख पर चलते हैं, सीएनबीसी का एक और लेख, और देखते हैं कि क्या हो रहा है अब ऐसे बस पिछले कुछ हफ्तों में। तो बहुत ही तात्कालिक रूप से, इसका मतलब ये नहीं है कि यह एक प्रवृत्ति है जो साल के बाकी हिस्से में जारी रहेगी, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ, और वास्तव में मैं जिज्ञासु हूं। आइए 30 साल की बंधक दरों का एक चार्ट देखें। मैंने इसे कुछ समय से नहीं देखा है, और स्पष्ट रूप से यह उस विषय से संबंधित है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो ओ, मुफ्त मैक। मुझे पता है कि जैसे नर्ड वॉलेट जैसे है। और अधिक वास्तविक समय की चीजें चाहिए। बेवकूफ बटो हो गया। वर्तमान बंधक ब्याज दरें, और आम तौर पर उनके पास एक काफी अच्छा चार्ट होता है। और बेशक यह लेख, चलो हो गया, चलो हो गया। सो ये 30 साल का है, और बस मेरा मतलब है, ओ इसे देखो, से फरवरी, 1 फरवरी को हम लगभग 608 के आसपास थे, और 6.81, और वर्तमान में हम 6.59 पर आ गए हैं। तो इससे मांग को प्रोत्साहित करें। हालांकि चलो देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। जब हम सीएनबीसी पर जाते हैं तो यहाँ शीर्षक है, बंधक दरें मध्य दिसंबर के बाद से सबसे कम हो गई हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मांग अभी भी कम है। मुख्य चर्चा के बिंदु, 30 साल की निश्चित दर के लिए औसत अनुबंध ब्याज दर, जो कि पुष्टि या मानक अर्ण संतुलन के साथ है, 6.93% से घटकर 6.88% हो गया। तो हमने नर्ड वॉलेट पर थोड़ा और बढ़ोतरी देखी। वे शायद सभी 30 साल की निश्चित दरों को मिला रहे हैं।
जबकि यहां वे एक विशेष हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, रीफाइनेंस के लिए आवेदन। एक गृह आरण जो जनवरी के अधिकांश समय में बढ़ रहा था, 4% गिर गया। इस सप्ताह घर खरीदने के लिए बंधक के लिए आवेदन इस सप्ताह स्थिर रहे और पिछले साल के इसी सप्ताह की तुलना में 3% अधिक हैं एक साल पहले। तो वास्तव में जहां हम गिरावट देख रहे हैं वह इन रीफाइनेंस या रिफाइज पर है, जो कि बहुत समझ में आता है, क्योंकि अगर आप किसी भी कारण से घर खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो आप शायद इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी नौकरी खो देते तो आप शायद घर खरीदने नहीं जा रहे थे, या आप शायद पहले स्थान पर घर खरीदने नहीं जा रहे थे। अगर तुम थे 2025 में आपकी आय खोने के बारे में थोड़ा संदेह में है, लेकिन जब आप कैश आउट रीफाइनेंस पर विचार कर रहे हैं तो यह एक पूरी तरह से अलग समीकरण है, या सामान्य रूप से रीफाइनेंस, क्योंकि आपके पास शुल्क होते हैं, आपके पास पहले से ही घर है। ऐसा लगता है कि यह पहला कदम होगा जो उठेगा। तो यहां विवरण है, बंधक दरें गिर गईं। ठीक है, हमें यह मिल गया। कुल बंधक आवेदन की मात्रा पिछले सप्ताह से 1.2% गिर गई। अब 1 मिनट रुकिए, मैंने ऐसा सोचा, इसमें कहा गया है कि घर खरीदने के लिए बंधक हेतु आवेदन सप्ताह के दौरान स्थिर रहे तथा उनमें 3% की वृद्धि हुई। फिर पिछले साल के इसी सप्ताह की तुलना में कुल बंधक आवेदन गिर गई 1.2%। मैं क्या चूक रहा हूं? एकमात्र चीज, एक कुल बंधक आवेदक, शायद वे इसमें पुनर्वित्त को शामिल कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है, जहां असमानता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह कुल मिलाकर उस दिशा में जा रहा है जिसे आप सोचेंगे अगर आप केवल ब्याज दरों को ही देखें। एक और चीज जो वास्तव में मुझे लगता है और भी दिलचस्प है, अब जब मैं इसे जोर से सोच रहा हूं, वह है दरें कम क्यों नहीं हो रही हैं। 10 वर्षीय ट्रेजरी के समान स्तर पर। तो चलो इस पर विचार करते हैं। फरवरी की शुरुआत से नर्ड वॉलेट के आधार पर यहां हम गए हैं 6 से 6 तक। तो इस कहें क्या 30 आधार अंक, 28 आधार अंक। लेकिन अब चलो फरवरी में 10 वर्षीय ट्रेजरी का चार्ट देखते हैं। ड्रम रोल कृपया, हम देख सकते हैं फरवरी की शुरुआत में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वे वास्तव में फरवरी की शुरुआत से ज्यादा गिर गए हैं, वहां ज्यादा अंतर नहीं है। तो ठीक है, ये शायद कोई बड़ी बात नहीं है। ओ सही है। ठीक है, चलो इस लेख पर वापस चलते हैं। ट्रेजरी यील्ड्स उपभोक्ता खर्च के नरम आंकड़ों पर कम हो रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और नौकरी के बाजार के बारे में कुछ कम उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसने बंधक दरों को कम किया। 30 वर्षीय निश्चित दर 6.8% तक गिर गई, जो दिसंबर के बाद की सबसे कम दर है। आवेदन, हमने इसके बारे में बात की। कुल मिलाकर पुनर्वित्त आवेदन गतिविधि काफी कमजोर बनी रही। हम बंधक दरों के गिरने के बारे में बात कर रहे हैं। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें, यह एक उदाहरण है। बॉन्ड इस समय फैशन में है। ठीक है, मुझे कुछ बताने के लिए धन्यवाद। स्पष्ट बात को फिर से कहने के लिए धन्यवाद। सबसे व्यापक और सामान्य व्याख्या वैश्विक आर्थिक विकास में कमी की अपेक्षाओं से संबंधित है। घरेलू के जवाब में, वे हमेशा उन्हें हमेशा किसी को दोष देना होता है।
ब्याज दरें कम हो रही हैं। ओह, खैर, स्पष्ट रूप से विकास और महंगाई, खासकर विकास की अपेक्षाएं कम हो रही हैं। ये टैरिफ और बला 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 के कारण होना चाहिए। देखो, मैं आर्थिक नीति के रूप में टैरिफ का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते। उन्होंने अभी तक टैरिफ लागू भी नहीं किए हैं। आप वास्तव में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के लिए उन्हें पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते, जो 4.8 से 4.40 तक गिर गई है। मतलब आओ यार, आप जानते हैं, यह लगभग उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां यह अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की तरह है। तुम जानते हो, तुम मेरे वीडियो देखते हो, आप जानते हैं कि जब भी वे महंगाई के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें हर चीज में अस्थिर खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर शामिल करना होता है। एंड ऐसा है कि टैरिफ और लागत कटौती के प्रयास, यह अर्थव्यवस्था में होने वाली किसी भी बुरी घटना के लिए नया डरावना तत्व है। उन्हें इसे वहां डालना ही होगा। मैं वापस जाने के लिए उत्सुक हूं एनवीडिया देखने के लिए। वे आफ्टर मार्केट में क्या कर रहे हैं। याद रखो, यह लगभग था, ठीक है, तो अब ये ऊपर है। वाह, काफी अच्छा, 228%। तो मैं सोचता हूं कि बाजार इसे बचा रहा है और वे कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया, उन्हें संदेह का लाभ देते हुए और शेयर की कीमत बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम वास्तव में आफ्टर आवर्स में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। आपको देखना होगा कि यह कल कैसे होता है। हम कल के वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए मुख्य धारा मीडिया की ओर चलते हैं। पूरी तरह से 180 डिग्री कर रहे हैं। और ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक राजनीतिक आधार पर हो सकता है, लेकिन मैं इसे इसीलिए देखना चाहता हूं ताकि उनकी पाखंडता को दिखा सकूं और फिर इसके साथ साथ और छोड़े पूरे कथा परिवर्तन सिद्धांत के विवरण। सेल्सफोर्स वैसे राजस्व में कमी करता है। समस्याएं, निराशाजनक मार्गदर्शन। अच्छा, मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, हर नजर उनका सबसे अच्छा चित्र तब होता है जब वह एक बिलबोर्ड या पृष्ठभूमि के सामने खड़े होते हैं विश्व आर्थिक मंच के लिए। यह लगभग आपको वह सब कुछ बता देता है जो आपको जानने की जरूरत है। वह मूल रूप से क्लॉस का अनुयायी है। यह आदमी, ओह, बेनियोफ है उसका नाम। वह हमेशा काले कपड़े पहनता है। यह ऐसा है, यार हमें पहले से ही पता है कि तुम शैतान हो, जैसे तुम्हें जरूरत नहीं है कि वो। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सच में यह आदमी पसंद नहीं है। और अगर आपने जो उसने कहा है पढ़ा है, ये अच्छे कारण के लिए है। ये आदमी बस वह माल्थुसियन पंथ का इतना हिस्सा है और वह हर जगह उस बकवास को फैलाने की कोशिश करता है। और अगर आप माल्थुसियन पंथ का हिस्सा हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पसंद नहीं है कि तुम किस बारे में हो, और मैं तुम्हें इस पर बुलाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं मेरे वीडियो देखने से, जब उपज वक्र उलट गया, चलो बस ये कहें कि 2 साल पहले आपने इसके बारे में सीएनबीसी पर एक शब्द भी नहीं सुना। यहां तक कि उपज वक्र का जिक्र भी नहीं किया गया। नहीं नहीं नहीं, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। दरअसल मुझे याद है कि जिम क्रैमर, ये शायद 6 महीने पहले की बात है, ये बता रहे थे कि कैसे ये पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि जो कोई भी उपज वक्र पर ध्यान केंद्रित करता है वह बस फोमो और एफयूडी फैला रहा है, या फोमो नहीं, लेकिन वे एफयूडी फैला रहे हैं और बस डर का माहौल बना रहे हैं और ये सभी चीजें, और हमें बस इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये सब निर्गम के बारे में है या कुछ ऐसा ही। आपको बस कॉर्पोरेट कमाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कॉर्पोरेट आए, कॉर्पोरेट आए, कॉर्पोरेट आए। और आप जानते हैं इसलिए मुझे लगता है कि सीएनबीसी बस इस मामले को नजरअंदाज कर रहा था। जिन लोगों के बारे में हम वास्तव में बात कर रहे थे वे मीडिया स्रोत थे, जैसे कि जीरोएज और इसी तरह के अन्य। और अब अचानक कि हमारे पास उपज वक्र फिर से उलट गया है। उनकी बातों को सुनो। फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मंदी का संकेतक फिर से खतरे का संकेत दे रहा है।
ठीक है, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया कि जब यह पहली बार उलटा था तब यह खतरे का संकेत दे रहा था? आप अब इसे लेकर टिप्पणी करने का चुनाव क्यों कर रहे हैं जब ये दूसरी बार हो रहा है? मुझे लगता है कि हमें वहां का जवाब पता है, और जवाब है यह बस पूरी तरह से राजनीतिक है। तो अगर बाइडेन, क्या वह कार्यालय में हैं या डेमोक्रेट्स, वे लोग जिन्हें वे पसंद करते हैं, तो गी दस अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नकारात्मक है तो हमें बस, हाँ चलो इसके बारे में बात नहीं करते, चलो बस सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर जब ट्रंप कार्यालय में होते हैं तो ऐसा लगता है ओह हे, हर एक नकारात्मक चीज पर ध्यान दो, हम उस पर इशारा कर सकते हैं और पूरी तरह से 180 डिग्री मोड़ सकते हैं और फिर हम इसे दोषी ठहरा सकते हैं। आप लोग टैरिफ और लागत में कटौती के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं ओह मेरे भगवान, हम सरकार में कटौती कर रहे हैं, क्या आप पागल हैं? खैर यह स्पष्ट रूप से मंदी की ओर ले जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। और यह आपको पेट में गड़बड़ कर देता है, लेकिन यह बिल्कुल वही है जो आप मुख्य धारा की मीडिया से उम्मीद करेंगे, बिल्कुल वही जो आप उम्मीद करेंगे। तो मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि मैं इस बारे में थोड़ा असमंजस में हूं कि क्या यह राजनीतिक है या वे बस अपनी कहानी बदल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, ये निश्चित रूप से राजनीतिक है। हाँ, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक है, कम से कम यही मेरी आधारभूत स्थिति है। मैं आपको यह तय करने दूंगा कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन चलो इसमें चलते हैं। मुख्य चर्चा के बिंदुओं को देखना और यह देखना कि वे इसे किस तरह से पेश कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे सब कुछ ट्रंप पर दोष देने वाले हैं। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3 महीने के नोट एक के नीचे चली गई बुधवार को ट्रेडिंग में। बाजार की भाषा में इसे उलटा यील्ड कर्व कहा जाता है और इसका भविष्यवाणी रिकॉर्ड शानदार रहा है। चलो देखते हैं बस थोड़ा सा जो वे पहले कह रहे थे उसके विपरीत, और यह तब है जब उन्होंने इसका जिक्र भी किया। हालांकि इस बार यह निश्चित नहीं है कि वृद्धि कुछ नकारात्मक हो जाएगी। निवेशकों को चिंता है कि एक महत्वाकांक्षी एजेंडे से अपेक्षित वृद्धि। चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत ऐसा नहीं हो सकता। उपज वक्र उलटने का पूर्वानुमान इतिहास मजबूत रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में पिछला उलटाव अक्टूबर 2022 में हुआ था और तब से अभी तक कोई मंदी नहीं आई है। यह कहते हुए वे हमेशा इन आंकड़ों में संशोधन करते हैं और 2008 की तरह हम 2025 के दिसंबर तक इंतजार कर सकते हैं, यह बताते हुए कि एनबीआर ने 2008 के दिसंबर तक मंदी की घोषणा नहीं की, जबकि हम पूरे साल मंदी में थे। तो आप वास्तव में जीडीपी संख्या और बेरोजगारी संख्या को नहीं ले सकते। जैसे ही ये वास्तविक समय में आते हैं उन्हें सीधे तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा ऐसी चीजों में से एक होती है जिन्हें वे बहुत 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 नीचे समायोजित करते हैं। जब यह सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि हम वास्तव में एक आर्थिक संकुचन में हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा गंभीर संकेतक माना जाने वाला नजदीकी निश्चित मंदी है, और वास्तव में ये मंदी का उनका नंबर एक संकेतक नहीं है। उनका नंबर एक संकेतक है शॉर्ट टर्म। क्या था निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड? यही था निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड, जो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल 3 महीने और 10 साल का है। मैंने इस पर बहुत समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मुझे इसे याददाश्त से निकालना पड़ रहा है। शायद 9 महीने पहले, 6 महीने पहले। लेकिन यह अधिकतर निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड है, जो फिर से मुझे लगता है कि यह सिर्फ 3 महीने या 10 साल को देखने से थोड़ा अलग है, लेकिन यह एक अच्छा प्रॉक्सी है। मैं उन्हें वहां कुछ छूट दूंगा। 10 साल की ट्रेजरी उपज पिछले निम्न 3 महीने का नोट ये बुधवार को, हमें यह पता है। उन्होंने कहा इसका 12 से 18 महीने के समय सीमा में गिरावट के लिए एक अच्छा स्टर्लिंग भविष्यवाणी रिकॉर्ड रहा है जो दशकों से चला आ रहा है। वास्तव में न्यूयॉर्क फेड इसे इतना विश्वसनीय संकेतक मानता है कि यह इस संबंध पर मासिक अपडेट प्रदान करता है, अगले 12 महीनों में मंदी होने की प्रतिशत संभावनाओं के साथ। जनवरी के अंत में जब 10 साल उपज लगभग 0.3% अंक थी, क्या इतनी साधारण अंक मान लीजिए
3 महीने से स्पष्ट। संभावना बस 83% थी। हालांकि यह अगली बार लगभग निश्चित रूप से बदलने वाला है। वे हमें एक संख्या देते हैं। ठीक है, हाँ, हमें यह समझ में आता है। मुझे लगता है कि जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम सीएमई पर जाएं और पता करें कि वे क्या कह रहे हैं। वे वास्तविक समय में कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए इन्वर्जन वर या स्टिपनर, लेकिन ज्यादा बस फेड फंड्स विशेष रूप से, और हम उतना नीचे नहीं गए हैं। तो यह थोड़ा पागल है कि बाजार फेड द्वारा दरों में कटौती की संभावना को उतना नहीं आंक रहा है जितना कि आप उम्मीद करेंगे। स्पष्ट होने के लिए जितनी संभावना है कि फेड दरों में कटौती करेगा, उतनी ही आप उम्मीद करेंगे। अब स्पष्ट होने के लिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हाल ही में जो डेटा हमने देखा है वह संभावना को 60 या 70% और तक ले जाएगा, नहीं। लेकिन मैंने सोचा था कि 10 साल की उपज जिस हद तक नीचे गई है और फिर वक्र का फिर से उलटना संभावना को, चलो कहते हैं, 97% से कम 85% तक ले जाएगा। लेकिन यह पिछले हफ्ते 97 से घटकर केवल 25.5 पर आया है। 55। तो हमें इसे बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा। एक और जांच करें। वायदा और ठीक है, नास्डैक लगभग 118 अंक ऊपर है, डॉव लगभग 154 अंक नीचे है। और हमारे रिस्क ऑफ प्रॉक्सी को पाने के लिए बिटकॉइन राइटर पर उसी पर इसे 85,000 कहें। दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार, पूंजीवाद का समर्थन करें। वीडियो में देखें।